सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क प्लेसेस के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की जिसके ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और कातिल जेल में भी चला जाता है, मगर इन मर्डर्स की सच्चाई कुछ और ही है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है लीबी। उससे उसकी माँ कहती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। फिर थोड़े समय के बाद हम लीबी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि उसके घर पर जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो किसने किया है। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। हम लीबी को देखते हैं जो जवान हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद वो जाकर के अपने अकाउंटेंट से मिलती है। तब हमें पता लगता है कि जब लीबी के परिवार में लगभग सारे लोग मारे गए थे तब बहुत सारे लोगों ने उसे पैसे भेजना शुरू कर दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। लीबी को इन पैसों की आदत पड़ गई। उसने कोई भी काम धंधा नहीं किया, वो इन्हीं पैसों पर पलने लगी। मगर आज उसका अकाउंटेंट उसे बता रहा है कि अब उसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जो लोग अब तक उसके पास पैसे भेज रहे थे उन सारे लोगों ने पैसे भेजना बंद कर दिया। अब लीबी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब वो अकाउंटेंट से कहती है कि थोड़े समय पहले मैंने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी थी, क्या उससे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अकाउंटेंट कहता है कि नहीं, उनकी कॉपीज बिकनी बंद हो चुकी है। अकाउंटेंट लीबी को कहता है कि शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। अब तुम अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढ पाओगी कि आखिर तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब तक तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। लीबी भी इन्हीं सब के बारे में सोच रही है। जब वो घर पे आती है तब पहली बार सारे लेटर्स को पढ़ना शुरू करती है। यहीं पर उसे एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि इस आदमी की मदद से वो कुछ पैसे कमा सकती है। वो अगले ही दिन पहुंच जाती है उस आदमी के पास। तब उसे पता लगता है कि इस आदमी का नाम है लायल। लीबी कहती है कि मुझे करना क्या पड़ेगा। लायल पूरी चीजें बताता है और कहता है कि मैं एक छोटी सी कम्युनिटी चलाता हूँ। हम जितने भी लोग हैं हम सबको रुचि है मर्डर मिस्ट्री में। हम मर्डर मिस्ट्रीज की सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था और किसी ने किसी को क्यों मारा और कैसे मारा और आखिर असली कातिल कौन है। तुम्हारी कहानी बहुत ही रोचक है। हम सारे लोग तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। अगर तुम विस्तार से बताओ तो इस कहानी में हमारे लिए बहुत सारी नई चीजें होंगी। बदले में मैं तुम्हें $500 दूंगा। लीबी थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि 500 नहीं, मुझे $1000 चाहिए। तब लायल कहता है कि आखिरी $700 और ये दोनों मान जाते हैं। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम लीबी के बचपन को देखते हैं। यहीं पर लीबी की माँ भी होती है जो सबके लिए खाना बना रही है। तभी लीबी का भाई अंदर आता है जिसका नाम है बेन। थोड़ी देर के बाद वो बाहर जाने लगता है। तब उसकी माँ रोक करके कहती है कि खाना खा के जाना। जब वो खाना खा रहा होता है तब सारे लोग उसके टोपी के बारे में ही बात करते हैं। लीबी की माँ बेन को कहती है कि अपनी टोपी उतारो। जैसे ही वो टोपी उतारता है सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उसने अपने बालों को कलर किया है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों करते हो? पता है तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें करते हैं? उनका मानना है कि तुम काला जादू सीख रहे हो, तुम शैतान की पूजा करते हो। मैंने भी कई बार तुम्हारी किताबों में अजीबोगरीब तस्वीरें देखी हैं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी? उन सारे लोगों का साथ छोड़ दो। तभी कहानी चली आती है वर्तमान समय में। हम लीबी को देखते हैं लाइल का क्लब के अंदर। वो जैसे ही अंदर दाखिल होती है वो देखती है कि सारे लोग बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। जितनी भी मर्डर्स की कहानी उन लोगों ने सुनी थी वो सबको इनएक्ट कर रहे हैं। लीबी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब लाइल उसे रोकता है और कहता है कि इन सारे लोगों को मत देखो, सारे के सारे अच्छे लोग ऊपर हैं, मेरे साथ चलो। जैसे ही ऊपर के कमरे में वो दाखिल होती है उसे बहुत सारे प्राइवेट जासूस नजर आते हैं। फिर वो सारी बात बताना शुरू करते हैं कि जब तुम्हारी माँ का खून हुआ था तब उस इलाके में और भी बहुत सारे खून हो रहे थे। अगर तुम हमें सच्चाई पूरी बताओ तब हम कहीं उस सीरियल किलर तक पहुंच सके। वो अपनी सारी रिसर्च को दिखाते हैं लीबी को। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहली बात यही कहता है कि तुम्हारा भाई निर्दोष है, वो बस एक बच्चा था और तुम भी छोटी बच्ची थी। पुलिस वालों ने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया कि तुम्हारे भाई ने सारे मर्डर्स किए हैं और उसे जेल में डाल दिया गया। किसी ने इस बारे में दोबारा नहीं सोचा क्योंकि सबके मन में ये बात थी कि तुम्हारा भाई शैतान की पूजा करता है। चारों तरफ यही बात फैली हुई थी और इसी की वजह से तुम्हारे भाई को जेल में डाला गया है। केस के बाकी पहलू पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। असली कातिल तुम्हारे पिता हो सकते थे। वो कभी भी अपने परिवार से जुड़े नहीं रहे। तुम्हारे परिवार को उन्होंने हमेशा ही परेशान किया। वो भी वापस आकर के सबको मार सकते थे मगर उस बारे में भी किसी ने नहीं सोचा। इतना कहने के बाद वो लीबी से पूछता है कि क्रिसी केस के बारे में तुम्हें क्या पता है? लीबी को कुछ भी याद नहीं क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तब वो बताता है कि क्रिसी ने तुम्हारे भाई के बारे में एक अफवाह फैलाई थी कि तुम्हारे भाई ने उसका बलात्कार किया है और शैतान के सामने वो उसकी बलि देने वाला था। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी एक औरत आकर के कहती है लीबी को कि तुमने अपनी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि वो कितना अच्छा इंसान है। जेल के अंदर उसे सारे लोग पसंद करते हैं। वो पेंटिंग्स करता है और उसने हर तरीके की डिग्री ले रखी है। सारे लोग यहाँ पर लीबी को नीचा दिखाते हैं कि उसकी वजह से उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। लीबी परेशान होकर के जाने लगती है यहाँ से। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम बेन को देखते हैं जो जाकर के नशेड़ी बच्चों के साथ बैठ जाता है। उसे पता है कि अगर वो नशेड़ियों के साथ रहा तो स्कूल में उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। सबको लगेगा कि ये भी बदमाश है। मगर ये सारे लोग बेन को अपने साथ नहीं बैठाना चाहते। वो कहते हैं कि आखिर तुम हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? तुम में ऐसा क्या है कि हम तुम्हें यहाँ पर रखें? तुम यहाँ से जाओ। बेन जब जाने लगता है तब एक लड़का सबको बताता है कि ये शैतान की पूजा कर
करता है। ये चीज उन सबको बड़ी कूल लगती है। तब वो बेन को अपने पास बैठा लेते हैं। तभी हम बेन की माँ को देखते हैं जिसका नाम है पैटी। पैटी के पास एक आदमी आकर के कहता है कि जल्दी ही हमसे हमारी जमीनें छीन जाएंगी, क्योंकि इस बार की भी फसल अच्छी नहीं होने वाली है और अगर फसल खराब हुई तो हम सब बेघर हो जाएंगे हमेशा के लिए। पैटी परेशान होने लगती है। तभी कहानी चली आती है वर्तमान समय में। लिबी पहुंचती है लाइल के पास। लाइल को भरोसा नहीं था कि लिबी दोबारा वापस आएगी। लिबी लाइल से कहती है कि इस केस के बारे में तुम्हें जितनी भी जानकारी चाहिए मैं सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन अब मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। लाइल मान जाता है लिबी की सारी शर्तों को। तब लिबी सीधा पहुंचती है जेल में अपने भाई बेन के पास। वो उसे देख करके बहुत खुश है। बेन भी अपनी बहन को देख करके खुश है। वो सारी चीजें बताता है कि वो स्टडीज अपनी पूरी कर रहा है, जल्दी उसका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है। तब लिबी उससे कहती है कि तुम इतने बदल कैसे गए, क्या अब तुम ईश्वर पे भरोसा करते हो ना कि शैतान पे। तब बेन कोई भी जवाब नहीं देता। लिबी उससे कहती है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम मुझसे नफरत नहीं करते क्योंकि तुम अंदर सिर्फ मेरी वजह से हो। बेन कहता है कि नहीं, मैं बहुत सारे लोगों से नफरत करता हूँ लेकिन उनमें से तुम एक नहीं हो। मैं उस समय बहुत ही छोटा था। कोर्ट में मैंने जितनी भी चीजें बोली मुझे पता भी नहीं था कि ये सब कुछ बोलने के बाद मेरे साथ क्या होगा। जब मैं बोल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से निकलने के बाद सारे लोग मुझसे डरेंगे और मेरे स्कूल में मेरा अलग ही रुतबा होगा, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हो गया। मुझे वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, सारी बातें झूठ थी। इन बातों को सुनने के बाद लिबी कहती है फिर तुमने दोबारा अपील क्यों नहीं किया, तुम दुनिया को सच्चाई बता सकते थे। बेन इन बातों का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लिबी उससे सवाल पूछती रहती है मगर बेन जब कुछ नहीं बोलता तब वो गुस्सा होकर के चली आती है और कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक। हम बेन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है जिसका नाम है डियोंड्रा। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे ही डियोंड्रा उसे देखती है ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद डियोंड्रा कहती है कि कॉलेज में तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, खास करके इस बारे में कि तुम शैतान की पूजा करते हो। जब भी तुम्हें कोई लड़की नजर आती है तब तुम उसे पकड़ के लेकर के जाते हो खेतों में, उसका बलात्कार करते हो और शैतान को बलि देने की कोशिश करते हो। इन बातों को सुनने के बाद बेन कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मगर डियोंड्रा अब परेशान हो रही है। दूसरी तरफ हम पैटी की बहन को देखते हैं। पैटी सारी बातें बताती है कि जल्दी ही उसकी खेत भी उनसे छीन सकते हैं। तब उन्हें पता भी नहीं है कि वो लोग आगे क्या करेंगे। ये सारी बातें उसे अंदर से खाए जा रही है। तभी हम डियोंड्रा और बेन को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि डियोंड्रा प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। उन्हें पता है कि यहाँ इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए दोनों ने निश्चय किया है कि वो लोग इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएंगे और एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पास कोई भी पैसे नहीं है, इसीलिए बेन परेशान रहता है। बेन की एक दिन बात होती है डियोंड्रा के भाई से। डियोंड्रा का भाई उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें अपने पिता से पैसे मांगने चाहिए। बेन कहता है कि मेरे पिता के पास कोई पैसे नहीं है। डियोंड्रा का भाई कहता है कि सबको यही लगता है मगर सच्चाई कुछ और ही है, तुम्हें जा करके एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैंने उनके पास नशे की हर तरीके की चीज देखी है जिसे वो बेचते हैं और इसे बेच करके बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। तभी कहानी वर्तमान समय में चली आती है। लाइल आकर के मिलता है लिबी से और उससे कहता है कि मैंने पूरी रिसर्च की है, तुम्हारे भाई के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही था कि वो शैतान की पूजा करता है और ये बात झूठ है क्योंकि उस वक्त में जितने भी बच्चे थे सब यही चीजें कर रहे थे कूल बनने के लिए। सिर्फ इसके बेसिस पे तुम्हारे भाई को जज नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर सिर्फ एक लड़की ने चार्जेस लगाए थे, उसका नाम था क्रिसी। क्रिसी का कहना था कि बेन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये बात भी झूठ हो सकती है। इन बातों को सुनने के बाद अब लिबी पता लगाने लगती है क्रिसी के बारे में और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। जब बेन की माँ को बुलाया जाता है स्कूल में और उससे पूछताछ होता है, उसे बताया जाता है कि बेन ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसके ऊपर अब केस होने वाला है। इन बातों को सुनने के बाद पैटी डर जाती है और तुरंत जाती है क्रिसी के घर पे। क्रिसी के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पैटी जाकर के क्रिसी से कहती है कि मुझे तुम खुद बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, मुझे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं है। क्रिसी सबके सामने कहती है कि बेन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब पैटी रोते हुए घर आने लगती है। वो अपने आप के ऊपर सवाल उठाती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, उसने शायद अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं की। पैटी अपनी बहन को कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तब कहीं सारी चीजें ठीक हो जाए, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। उसकी बहन समझाने लगती है कि पागलों जैसी बातें मत करो। तभी कहानी चली आती है वर्तमान समय में। लिबी ने क्रिसी को ढूंढ लिया है, इनके साथ लाइल भी है। लाइल एक एक सवाल पूछने लगता है क्रिसी से। क्रिसी पुरानी बातों को दोहराती है। लाइल और लिबी इस बात को समझ जाते हैं कि क्रिसी झूठ बोल रही है, उसने पहले भी झूठ बोला था और वो अभी भी झूठ बोल रही है। लाइल चला जाता है बाहर। तब लिबी बात करती है क्रिसी से। लिबी का मानना है कि क्रिसी के पिता ने ही उसके परिवार का खात्मा किया है। वो क्रिसी से कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता का एड्रेस चाहिए। तब क्रिसी कहती है कि ये चीज तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी, बदले में तुम्हें $50 देने पड़ेंगे। लिबी उसे पैसे दे देती है। तब क्रिसी कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं बहुत समय से अपने पिता से मिली नहीं हूँ, जैसे ही मुझे एड्रेस मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी कहानी चली जाती है फिर से फ्लैशबैक में और हम बेन के पिता को देखते हैं जिसका नाम है रनर। रनर घर पे आता है और पैटी के साथ झगड़ा करने लगता है पैसों के लिए, क्योंकि वो एक नशेड़ी है। बहुत देर तक इनके बीच झगड़ा होता है। पैटी कहती है कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तब रनर गुस्सा होकर
होकर के यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच कहानी आती है वर्तमान समय में। हम लिबी को देखते हैं जो अपने पिता को ढूंढ रही है। बहुत कोशिश करने के बाद उसे पता लगता है एक फैक्ट्री के बारे में जिसके अंदर उसके पिता रहते हैं। लिबी मिलती है जा करके अपने पिता से। पहले रनर अपनी बेटी को नहीं पहचानता, मगर जब लिबी उसे पूरी बात बताती है तब वो पहचान जाता है। लिबी उससे एक ही सवाल पूछती है कि अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अगर आपने ये सब कुछ किया है तो अब सच्चाई बता दीजिए। रनर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। उस रात जैसे ही मैं घर के पास आया मुझे डियोंड्रा के भाई की गाड़ी नजर आई। तभी मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। लिबी को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है कि डियोंड्रा कौन थी और उसका भाई कौन था। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बेन डियोंड्रा और उसके भाई को लेकर के आता है अपने पिता रनर के पास। बेन पहुंचता है रनर के पास और उससे पैसे मांगने लगता है। कहता है कि अब मैं भी पिता बनने वाला हूँ, उसी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। इन बातों को सुनने के बाद रनर एक ही बात कहता है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। इन बातों को सुनने के बाद अब बेन भी सोच में पड़ जाता है और इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में डियोंड्रा का भाई गाड़ी रोक देता है। ये सारे लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया के सबसे घटिया वाले नशे कर रहे हैं। डियोंड्रा भी अपने भाई के साथ नशा कर रही है। जब नशा इनके सर पे चढ़ता है तब ये तलवार निकालते हैं और शैतान की पूजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इनके सामने जो भी जानवर आता है ये लोग उनकी बलि देने लगते हैं। इन चीजों को देखने के बाद बेन परेशान हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी इनके जैसा नहीं है। तभी कहानी वर्तमान समय में चली आती है। हम लिबी को देखते हैं जो जेल में बेन से मिलने आई है। वो बेन को सारी बात बताती है कि अब तक उसे क्या पता लगा है। बेन कहता है कि ये रिसर्च करना बंद कर दो और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे पिता कातिल नहीं है। तुम घूम फिर करके हमारे परिवार पे क्यों चली आती हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे परिवार में कातिल लोग हैं? लिबी कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं किसी को मार सकती हूँ। अगर दुनिया में कोई सबसे घटिया इंसान है तो वो सारे हमारे परिवार में ही है, हमारे खून में ही खराबी है। इन बातों को सुनने के बाद बेन कहता है कि तुम अभी भी अपने दिमाग में कैद हो। मुझे लगा कि मैं कैदी हूँ मगर तुम भी एक कैदी हो। अब यहाँ से कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में। हम पैटी को देखते हैं जिसके सामने उसकी दोनों बेटियां हैं। लिबी के साथ साथ उसकी बहन भी है। पैटी सबसे पूछती है कि क्या तुम लोगों के साथ कभी कुछ गलत किया है बेन ने? ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं, मगर वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने कमरे में रहता है। उसके कमरे में अजीबो गरीब चीजें हैं। ये सारे लोग जाते हैं। जब ये लोग बेन की डायरी पढ़ते हैं तब इन्हें अजीबो गरीब चीजें नजर आती है जिसे देख करके साफ साफ समझ में आता है कि ये सब कुछ बस शैतान के बारे में है। तभी कहानी वर्तमान समय में चली आती है। हम क्रिसी को देखते हैं जो लिबी से मिलने आई है। वो लिबी को अपने पिता का एड्रेस देती है। धीरे धीरे बातों ही बातों में वो पिघल जाती है और पूरी सच्चाई बताती है लिबी को कि बेन ने मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया। जब हम स्कूल में थे तब बड़े ही प्यार से बेन मुझे पढ़ाता था। वो हमेशा ही मेरी मदद करता था। तब मैं उससे प्यार करने लगी, मगर जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया तब उसने मुझे मना कर दिया और बोला कि वो किसी और को चाहता है। मैं अंदर से टूट चुकी थी। तभी मैंने टीवी पर देखा कि लड़कियां क्या कहती हैं। एक लड़की बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। फिर मैंने भी उसके ही शब्दों को दोहराया, तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है। इन बातों को सुनने के बाद लिबी परेशान होने लगती है कि उसके भाई के साथ कितना गलत हुआ है। तभी कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और हम पैटी को देखते हैं जिससे रात में एक आदमी मिलने आता है। उसे पैटी के परिवार की सारी दिक्कतें पता है। उसे ये बात भी पता है कि कहीं ना कहीं अब बेन के ऊपर मुकदमा होने वाला है क्योंकि उसने एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की है। वो पैटी को समझाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, मगर उसकी भी एक शर्त है। अब कहानी दोबारा चली आती है वर्तमान समय में। हम लिबी और लाइल को देखते हैं जो अब डियोंड्रा को ढूंढना चाहते हैं। वो पहुंच जाते हैं उसके भाई के पास। तब इन्हें पता लगता है कि पिछले कई सालों से डियोंड्रा गायब हो चुकी है और किसी को भी पता नहीं है इस बारे में। अब लिबी को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जब ये लोग अपनी रिसर्च करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि डियोंड्रा ने अपना नाम बदल लिया था, इसीलिए कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मगर इन्हें पता है कि डियोंड्रा का नया नाम क्या है। अंत में लिबी पहुंचती है डियोंड्रा के पास। डियोंड्रा उसे देख करके खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से भरोसा था कि एक एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। लिबी डियोंड्रा से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। डियोंड्रा कहती है कि मैं और तुम्हारा भाई हम दोनों भागने वाले थे। हमें पता था कि तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे रखे हुए हैं। बेन ने प्लानिंग की कि वो रात में घर पे जाएगा और पैसे चुरा करके लाएगा, फिर हम सुबह तक भाग जाएंगे। मैं पूरे रात इंतजार करती रही मगर तुम्हारा भाई वापस नहीं आया। सुबह सुबह मुझे पता लगा मर्डर्स के बारे में। इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर डियोंड्रा की बेटी आती है। डियोंड्रा कहती है कि ये बेन की ही बेटी है। अब ये सारी बातें सुन करके कहीं ना कहीं लिबी परेशान हो रही है। तब वो चली जाती है बाथरूम की तरफ। अंदर जाते ही वो देखती है कि उसकी माँ की नेकलेस पड़ी हुई है अंदर, कि अब तक डियोंड्रा ने जो कुछ भी बताया वो झूठ है। वो तुरंत आती है बाहर आते ही डियोंड्रा की बेटी हमला कर देती है लिबी के सर पे। वो बेहोश होकर के गिर जाती है नीचे और यहाँ से कहानी जाती है अब फ्लैशबैक में। तब हमें पता लगता है कि जिस रात बेन घर पे आया था डियोंड्रा भी उसके साथ आई थी। बेन अपने ही घर पे चोरी कर रहा था।
तभी बेन की बहन यहाँ पर आ गई। इन्हें देखने के बाद वो चिल्लाने लगी कि ये लोग चोरी कर रहे थे। तब डियोंड्रा गला दबाने लगी उसकी बहन का। दूसरी तरफ हम पैटी को देखते हैं। उससे जो आदमी मिलने आया था वो एक सीरियल किलर था। वो उसकी माँ को मार करके भाग जाता है। बेन जब अपनी माँ की लाश देखने के बाद वापस आता है तभी वो देखता है कि डियोंड्रा ने उसकी बहन को भी मार दिया है। अब बेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो रो रहा है। तब डियोंड्रा उसे समझाती है और कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी माँ का इंश्योरेंस हो रखा है, उसकी मौत के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस बात को मत भूलो कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचना है। अब एक ही सबूत बचा है और वो है तुम्हारी बहन लीबी। जाओ उसे मारो और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हमारी जिंदगी की अच्छी शुरुआत होगी। तब जाकर के उसे मार दो। तब बेन जाता है लीबी के पास, मगर वो उसे मारता नहीं। वो उसे अंदर छुपा करके कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। फिर वो जाने लगता है घर से बाहर। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। ये लोग लीबी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बड़े ही चालाकी के साथ लीबी यहाँ से भाग जाती है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर लाइल भी आ जाता है। अगले दिन लाइल पूरी बात बताता है और कहता है कि डियोंड्रा के बारे में पता लग गया है पुलिस वालों को, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं और जिस आदमी ने तुम्हारी माँ को मारा था वो एक सीरियल किलर था, मगर उसे लगता था कि वो लोगों की मदद कर रहा है। तुम्हारी माँ ने उसे खुद बुलाया था अपने आप को मारने के लिए। वो इंसान वही काम करता था, जो भी लोग कर्जे में डूब जाते थे वो उसे बुलाते थे कि वो उन्हें मार दे ताकि इंश्योरेंस के सारे पैसे से उनके परिवार का भला हो सके। उस सीरियल किलर को लगता था कि वो समाज का भला कर रहा है क्योंकि वो रजामंदी से लोगों को मारता था। तुम्हारी माँ ने खुद रजामंदी दी थी अपने आप को मारने की। जैसे जैसे समय बीतता है पुलिस वाले डियोंड्रा को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि असली कातिल वही है। अब उसे सजा होने वाली है और थोड़े वक्त के बाद बेन जेल से छूट जाएगा। तब उससे मिलने के लिए लीबी जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा से पूरी सच्चाई पता थी, फिर तुमने मुझे या किसी और को क्यों नहीं बताया? बेन कहता है क्योंकि मैं डियोंड्रा से प्यार करता था और उसके पास मेरी बच्ची थी, मैं नहीं चाहता था कि उसे सजा हो। अब थोड़ी देर के लिए लीबी शांत हो जाती है। बेन कहता है कि मैं जल्दी ही जेल से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद क्या हम परिवार की तरह रह सकते हैं? इन बातों को सुनने के बाद लीबी मुस्कुराती है और बाहर चली आती है। यानी थोड़े समय के बाद उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। उसके पास एक परिवार होगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।